ये है चाइना का MSCI इंडेक्स, जिसमें कई मीडियम और लार्ज साइज चाइनीज कंपनीज मौजूद है। फरवरी 2021 में इस इंडेक्स की वैल्यू ये थी। अब देखिए कि 5 महीने के अंदर इस इंडेक्स को क्या हुआ। इस पीरियड के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। टेंसेंट जो WeChat के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है, जो आप मान लीजिए चाइना का WhatsApp है, उसको 170 बिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा, जो ऑलमोस्ट ग्रीस की पूरी GDP का साइज है। और इस मामले में टेंसेंट कोई अकेली कंपनी नहीं थी। चाइना की कई टेक कंपनीज की मार्केट वैल्यू बहुत हद तक गिर गई थी। ये क्रैश हुआ चाइनीज गवर्नमेंट के एक क्रैकडाउन के जरिए, जहां उन्होंने गेमिंग, ई-कॉमर्स और एजुकेशन कंपनीज को टारगेट किया। अब ये क्रैकडाउन कोई रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि महीनों के दौरान हुआ था। और इस क्रैकडाउन में 3 सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थी। पहली नवंबर 2020 में, जब अलीबाबा की पेरेंट कंपनी एंड ग्रुप के IPO को चाइना ने सस्पेंड कर दिया था। दूसरा, दीदी जो एक उबर जैसी कंपनी है, जो जून 30 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। 2 दिन बाद चाइनीज सरकार ने पर एक साइबर सिक्योरिटी रिव्यू कर दिया था और नए यूजर्स एक्सेप्ट करने से बैन कर दिया था। और तीसरी मोमेंट थी जब सरकार ने चाइना के आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग यानी कि ATS सेक्टर पर भारी रेगुलेशंस इंपोज करी। लेट जुलाई में तो चाइनीज सरकार ने फॉर प्रॉफिट ट्यूटरिंग ही बैन कर दी थी, जिसका मतलब है कि अगर आपको ट्यूशंस देने हैं तो आप नॉन प्रॉफिट तरीके से ही वो बिजनेस चला सकते हैं। अब इन डिसीजंस की गहराई को समझिए। इमेजिन करिए कि इंडिया में सरकार कहती है कि अब पूरे प्राइवेट ट्यूशन जो भी पैसा कमा रहे हैं वो बैन हो जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा। और चाइनीज सरकार बस इस कदम पर नहीं रुकी। करीब 1 महीने ही पहले एक चाइनीज न्यूज़पेपर जो स्टेट न्यूज एजेंसी से एफिलिएटेड है, उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग की आलोचना करी और उसको ओपियम फॉर द माइंड बुलाया। यानी कि ऑनलाइन गेम्स ऑलमोस्ट एक ड्रग की तरह है। अब ये न्यूज बस एक न्यूज़पेपर में छपी, पर इन्वेस्टर सेंटिमेंट इतना डगमगा गया था कि लोग फिर गेमिंग के स्टॉक्स बेचने लग गए, जिसकी वजह से गेमिंग कंपनीज को भारी नुकसान हुआ। अब अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि क्यों चाइना अपनी इंटरनेट कंपनीज को बैन कर रहा है, जो पूरे दुनिया में इतनी पॉपुलर है। और इससे इन कंपनीज का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि चाइना की इकोनॉमी का भी नुकसान हो सकता है। अब एक उदाहरण लीजिए, अगर 2020 में अलीबाबा के IPO को चाइना ने नहीं रोका होता तो वो करीब 37 बिलियन डॉलर्स रेज कर सकती थी, दुनिया में सबसे हाईएस्ट। अब जो इसके पीछे आंसर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की इकोनॉमी को फ्यूचर में कैसे देखना चाहती है। The billionaire founder of China's giant online retailer Alibaba has not been seen in public. If the Chinese government crackdown is causing so much pain for its own companies, why are they doing it? But this seems particularly targeted towards a company that just listed publicly in the United States. If China is to build a modern economy, she must train skilled technicians in large numbers. अब ये क्रैकडाउन क्यों आए, इसके पीछे कई थ्योरीज दी गई हैं, उनको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। दीदी पर जब चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने एक साइबर सिक्योरिटी रिव्यू कराया, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइनीज रेगुलेटर्स चिंतित थे कि उस कंपनी की स्टॉक लिस्टिंग होने वाली US की मार्केट में और US डेटा डिस्क्लोजर की वजह से चाइना की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब अगर एजुकेशन कंपनीज के क्रैकडाउन की बात करें तो आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि जो चाइना का स्कूलिंग सिस्टम है वो इतना कम्पिटिटिव है, इसकी वजह से कई अब एजुकेशन कंपनीज उभर आई हैं। और ये सारी कंपनीज इसी वजह से इतना पैसा कमा पा रही है क्योंकि वो कन्विंस कर पाई है चाइनीज पेरेंट्स को कि अगर वो चाहते कि उनके बच्चे का भविष्य अच्छा हो एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, तो उनको पैसा खर्च ही करना पड़ेगा आफ्टर स्कूल ट्यूशंस के लिए। और इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत हाई फाइनेंशियल और मेंटल प्रेशर पड़ता है पेरेंट्स पर, जो एक मेजर कारण है जिसकी वजह से उधर के पेरेंट्स ज़्यादा बच्चे रेज नहीं करना चाहते, जिसके बारे में उधर की सरकार बहुत चिंतित है। इस एजुकेशन क्रैकडाउन के पीछे एक और कारण दिया जा रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से आइडियोलॉजिकल कंट्रोल बनाना चाहती है चाइना के एजुकेशन सिस्टम पर। जैसे चाइना के फॉर्मर एजुकेशन ऑफिशियल्स ने आर्ग्यू किया था कि ये क्रैकडाउन शी जिनपिंग के व्यू से कंसिस्टेंट है, जहां वो ये कहते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लीडर है उधर की सरकार, मिलिट्री, सोसाइटी और स्कूल्स की। अगर अलीबाबा की बात करें तो चाइनीज रेगुलेटर्स का कहना है कि अलीबाबा मार्केट में अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा था, उन दुकानदारों को पनिश करके जो अपने प्रोडक्ट्स दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी बेच रहे थे। एक और कारण हो सकता है कि चाइनीज सरकार जैक मा और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को एक मैसेज भेजना चाहती थी। जब जैक मा ने चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम की आलोचना करी, वो ये बताना चाहती थी कि चाइना में कोई भी पार्टी से ऊपर नहीं है और चाइनीज सरकार उन एंटरप्रेन्योर्स को ही सपोर्ट देंगी जो पार्टी से लॉयल्टी दिखाते हैं। और जब चाइनीज सरकार ने अलीबाबा के IPO को रोक दिया,
उससे बस अलीबाबा की ट्रैजेक्टरी चेंज नहीं हुई, बल्कि जैक मा और चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम की भी हुई। जैक मा के डिसअपीयरेंस के बारे में कई आर्टिकल्स और वीडियोस बनाए गए हैं और जैक मा की इस फैसिनेटिंग स्टोरी से हम कई लेसन सीख सकते हैं। जैसे अगर हम उनके लाइफ के नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल भाग के बारे में बात करें तो हम सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे एक $multi-billion कंपनी बनाई। और अगर आप उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा एक ऑडियो बुक जो आपको कुकू FM में मिल सकती है, जैक मा की जिंदगी के बारे में। इस शो में 32 एपिसोड्स हैं जहां आप डिटेल में समझ सकते हैं जैक मा की लाइफ के बारे में। आप इसको सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इस ऐप में कई और ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स हैं डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में। इस ऐप के एनुअल प्लान की कॉस्ट है ₹399, यानी कि एक बुक के दाम से भी कम। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप मोहक 20 कूपन कोड यूज करोगे। इसका मतलब है कि डेली कॉस्ट इस ऐप की हो जाती है ₹1 से भी कम। तो इस ऐप को जरूर चेकआउट करें, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो सारे ही रीजंस हमने डिस्कस करें वो बहुत लॉजिकल साउंड करते हैं, इनमें से कुछ सरप्राइजिंग इतना नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक डिफरेंट रीजन के बारे में जो मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का। अब करीब 40 साल पहले चाइना के प्रीमियर थे डेंग शाओपिंग और उन्होंने तब के चाइना के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चैलेंज किया था। तब का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत हद तक सरकार के कंट्रोल पर निर्भर था, यानी कि प्राइवेट कंपनीज के पास बहुत कम फ्रीडम था। पर डेंग ने चाइनीज इकोनॉमी में जो स्टेट का कंट्रोल है वो कम कर दिया, जिसकी वजह से कई प्राइवेट कंपनीज उभर के आए और धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फेमस होते गए। ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हो गया कि 2010 में चाइना दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। और फिर 2013 में चाइनीज सरकार की कमान शी जिनपिंग के हाथ में आई और उनके कुछ अलग आइडियाज थे। शी का मानना था कि जो टेक्नोलॉजी होती है उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो बस नाइस टू हैव होती है और कुछ ऐसी होती हैं जो नीड टू हैव होती है। और शी का शायद ये मानना है कि वीचैट, अलीबाबा, दीदी या फिर टेंसेंट की गेम्स सारी नाइस टू हैव टेक्नोलॉजी है। और शी शायद अकेले नहीं है जो इस बात के बारे में चर्चा कर चुके हैं। शाओमी के फाउंडर ले जुन ने फेमसली एक बार कहा था कि एक सुअर भी उड़ सकता है अगर वो तूफान के बीच खड़ा हो जाएगा। इसका बेसिकली मतलब है कि कोई भी कंपनी अच्छा कर सकती है अगर उनकी टाइमिंग सही है। और शी का शायद मानना है कि जो कई इंटरनेट कंपनीज हैं इन चाइना में वो वैसी ही कंपनीज है। चाइनीज सरकार का ये मानना है कि जो अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती हैं वो बहुत वैल्यूबल काम से नहीं आता, वो बस फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा उठाती हैं सोसाइटी के नेटवर्क इफेक्ट्स को यूज करके। और अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो एक्चुअली इस आर्गुमेंट में लॉजिक है। जैसे गूगल और फेसबुक दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनीज में से एक है, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना वो प्रॉफिट कमा रही हैं उतनी ही वो वैल्यू ऐड कर रही है हमारी सोसाइटी में? डैन वैंग जो एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है हांगकांग में, वो कहते हैं कि उनको बहुत आश्चर्य होता है ये जान के कि हमारी दुनिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि कंज्यूमर इंटरनेट टेक्नोलॉजी का सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। वो कहते हैं कि ऐसी कई एप्स का बेसिस डिस्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से कई होशियार बच्चे जो मटेरियल साइंस या फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे होते अब एड ऑप्टिमाइजेशन और गेम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और उनका मानना है कि अगर किसी देश में कई लोग गेम्स खेल रहे हैं, घर का सामान बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं और फूड डिलीवरी भी ऑर्डर कर रहे हैं, वैसा देश कोई टेक्नोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक लीडर नहीं हो सकता। तो अगर चाइना कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनीज पर फोकस नहीं करना चाहता तो वो किस कंपनीज पर फोकस करना चाहता है? डैंग का मानना है कि चाइना को हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। वो कहते हैं कि ऐसी कंपनीज जो सेमीकंडक्टर्स, एयरक्राफ्ट, बैटरीज और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं वो भविष्य में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और ना कि इंटरनेट कंपनीज। और ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से जहां पिछले कुछ महीने चाइना की इंटरनेट कंपनीज का स्टॉक गिरा, वहीं चाइना की एक बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी का स्टॉक इंक्रीज हुआ। अब इस आर्गुमेंट को और समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी इकोनॉमी में 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। यूजुअली हमने देखा कि सोसाइटीज सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करती हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग पर और फिर सर्विस सेक्टर पर। अब जहां यूएस और यूके जैसे देश अपना फोकस मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर पर ले आए हैं, चाइना ऐसा नहीं करना चाहता। और क्या कारण है जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस टेक्नोलॉजी कंपनीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते लेकिन इन्वेस्टर्स बहुत पसंद करते हैं? पहला है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो एक्चुअली कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं एक सोसाइटी के लिए जो उनकी मार्केट वैल्यू में रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसी वजह से एक चाइनीज स्टेट न्यूज़पेपर ने कंप्यूटर गेम्स को ओपियम ऑफ द माइंड कहा था और अमेरिका के पॉलिटिशियंस भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज कंपटीशन के
साथ खेलती हैं, प्राइवेसी को बिगाड़ती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करती हैं और ऑनलाइन एडिक्शन भी क्रिएट कर सकती है सोसाइटी में। और अगर आप उनका स्टॉक प्राइस देखोगे तो आपको इन प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूसरा कारण है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज किसी भी सरकार का कंट्रोल कम कर देती है उनके देश पर। जैसे उदाहरण के तौर पे अलीबाबा की एक सिस्टर कंपनी है अलीपे, जिसने चाइना के पब्लिक बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरह डिसरप्ट कर दिया है, क्योंकि अलीपे चाइना की छोटी कंपनीज को बहुत चीप लोन दे सकता था जो चाइना के पब्लिक बैंक्स नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सिस्टम पर कंट्रोल कम हो रहा था। अब हमने ये तो बात कर ली कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से क्या नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक देश का क्या फायदा हो सकता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो एक्चुअली कई सोसाइटी में बेनिफिट्स देती हैं जो उनकी मार्केट वैल्यू में रिफ्लेक्ट नहीं होती। जैसे वो जॉब्स क्रिएट करती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं और इसके जरिए कई वर्कर्स एसेंशियल स्किल्स सीखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन की वजह से कई देशों को जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी मदद मिलती है और वो अपनी मिलिट्री पावर भी बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के दौरान मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही थी जिसने देशों का फायदा किया था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जो इनोवेशंस हुई उनके कई एप्लीकेशंस थे। जैसे अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट में एक एजेंसी थी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, और लेट 1960s में इस एजेंसी ने ऐसी इनोवेशन क्रिएट करी जिसको अब हम सब यूज करते हैं, इंटरनेट। और जैसे जैसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर निर्भर होती जाती है, उसी के साथ कई टेक्नोलॉजिकल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्टेंट हो जाएगी, जैसे चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की। इसकी इंपॉर्टेंस हमने रीसेंट चाइना यूएस ट्रेड वॉर में भी देखी थी, जब यूएस ने चाइना की एक्सेस बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ब्लॉक कर दी थी। और यही एक कारण है जिसकी वजह से चाइना नाइस टू हैव टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि नीड टू हैव टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहता है। अब बात करते हैं कि इससे इंडिया को क्या सीख मिलती है। अब कॉन्टेक्स्ट लिए इंडिया कुछ देशों में से एक है जिसने एक जंप मारी सीधा प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर तक, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हमने इतना फोकस नहीं किया। अब इसकी वजह से इन्फोसिस जैसी कंपनीज को तो बहुत फायदा हुआ, पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर इतना ध्यान नहीं किया। पर चाइना के साथ रीसेंट टेंशंस और कोविड ने मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत और बढ़ा दी है इंडिया में। पर अगर आप डेटा को देखोगे तो कई सालों से मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है इंडिया में। इनफैक्ट 2019 में मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू एडेड की ग्रोथ नेगेटिव थी। इंडिया की जो डिपेंडेंस है कोरिया और ताइवान जैसे देशों पर चिप्स के लिए, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो रही है, जबकि उसी टाइम कई इंटरनेट कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ रही है। और क्योंकि शायद अभी इंडिया के दिमाग में बस टेक कंपनीज है ना कि मैन्युफैक्चरिंग, उसकी वजह से इंडिया की R&D में भी इतनी ग्रोथ नहीं है। और फ्यूचर में हमें देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया का करंट इकोनॉमिक मॉडल फ्यूचर में काम आएगा या फिर शी जिनपिंग का नया मॉडल।